तो आज की हमारी क्लास में हम आगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बाकी फर्दर कल हमारी डाउट क्लियरिंग सेशन है, तो उसमें भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही पहले कंटिन्यू करेंगे। बाकी टॉपिक्स लेटर ऑन वी विल सी, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी ऐसे कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। या फिर कल राइट्स ऑन इक्वालिटी देखते हैं क्या होता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट कंटिन्यू करना इम्पोर्टेंट है। ये फिनिश हो जाए उसके बाद बाकी सब चीज़ों पे तो हम कर ही सकते हैं। अब आई ट्राई कि कुछ लेसन इसमें ऐड अप हो जाएं जिसमें हम कवर कर पाएँ ये सेक्शन। कोशिश यही थी हमारी कि कवर हो जाए, लेकिन इस हिसाब से कवर नहीं हुआ। आगे से लेसन नंबर वगैरह रखा करूँगी, नाम से डिफ़िकल्टी होती है। हर एक दिन सेशन ऐड अप होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बचा है, वो हो नहीं पाता। लेकिन चलो देख लेंगे वो तो। खैर, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमने कहाँ तक कवर किया था? हमने कवर किया था तो धर्मशास्त्र एंड अर्थशास्त्र हमारे फिनिश हो चुका है। आज हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कवर करना है। हिंदू ट्रेडिशन हो चुका है, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कवर करेंगे। एंड साथ में कोशिश करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में भी पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद खान एंड सर सैयद अहमद खान के अलावा हम औरबिंदो घोष कवर करेंगे। औरबिंदो घोष। ठीक है। फिर इसके अलावा एम.एन. रॉय, गांधी और अंबेडकर रह जाएगा, वो देखते हैं बाद में। खैर, बुद्धिस्ट से शुरुआत करते हैं। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, और आपको पता ही है कि जो हमने हिंदू ट्रेडिशन देखा है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ ऐसी ही हैं कि दोनों कर्मा में बिलीव करते थे, इनकार्सनेशन में बिलीव करते थे। ठीक है। वो सभी सिमिलैरिटीज़ होगी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन देखो डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है कि बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट और इसमें क्या डिफरेंस है। लाइक क्या कंपेयर करो हिंदू ट्रेडिशन को और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से आप आपको नोट्स में मिल ही जाएगा सब कुछ। हम कवर कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो सेलिएंट फीचर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें स्टेट के बारे में क्या बोला गया है, कि स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुआ। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि राजा के बारे में क्या बोला गया, कि राजा कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसी सब बातें इसमें होंगी। तो सबसे पहले स्टेट के बारे में देखते हैं। स्टेट में बुद्धिज्म में क्या बोला गया। बुद्धिज्म देखो, बुद्धिस्ट जैसे पॉलिटिकल थॉट हमने देखा, हिंदू पॉलिटिकल थॉट, उसमें बताया था कि सबसे पहले मत्स्य न्याय था। मतलब जो मत्स्य न्याय होता है, अराजकता होगी उसकी वजह से, कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होगी। ऐसे बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में ये बताते हैं कि क्यों ओरिजिन हुआ स्टेट का। वहां पर ओरिजिन इसलिए हुआ था हिंदू में, हिंदू पॉलिटिकल थॉट में, क्योंकि अराजकता थी। ठीक है। आपस में सब लोग लड़ रहे थे। बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खाती है, वैसे ही जो बड़े डोमिनेंट लोग होते थे वो छोटे आम आदमी को परेशानी होती थी, उनके ऊपर डोमिनेट करते थे। तो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल थॉट में रीजन था स्टेट का बिकॉज ऑफ करप्शन। क्यों बना स्टेट? करप्शन की वजह से। करप्शन बहुत थी। ठीक है। करप्शन थी। करप्शन कैसी? उस टाइम पे हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम के चलते कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज आ गई थी, इनइगैलिटेरियन सोसाइटी थी, इक्वालिटी नहीं थी। ठीक है। और मनुष्य का पतन हो रहा था इस वजह से, तो करप्शन आ गई थी। इसकी वजह से, क्योंकि मटेरियलिज्म बहुत आ गया था ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने लग गए थे और ये सभी चीज़ें हो गई थी। तो करप्शन की वजह से ही स्टेट ओरिजिनेट होगा। अब राजा के बारे में ये बोलते हैं कि राजा में, जैसे हिंदू में हमने देखा था कि हेरिडिटरी होगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? रिपब्लिकन ट्रेडिशन होगा। मतलब सेलेक्टेड, उसको सेलेक्ट किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। जो बुद्धिस्ट संघ होते थे आपस में, वो मिल करके एक राजा को इलेक्ट करेंगे जो संभालेगा। ठीक है। तो काउंसिल होगी इनकी। ठीक है। महासम्मत से, कंसेंसस से। महासम्मत होती है कंसेंसस, मतलब सभी के सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो महासम्मत। महासम्मत होता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है जब सभी के सब उसको सपोर्ट करें एक इंसान को, तभी वो बंदा राजा बनेगा। ठीक है। तो इलेक्ट किया जाता था, काउंसिल इलेक्ट किया करती थी। और राजा की क्वालिटीज क्या होंगी?
देखो बुद्धिस्ट किंग बिल्कुल वैसा सा है जैसा प्लेटो ने अपना फिलोसोफर किंग बोला था, कि लोग हमेशा जो सबसे नोबल होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को नहीं चुनेंगे। फिलोसोफर किंग में फिलोसोफर को चुना गया क्योंकि वो नॉलेजेबल था। ऐसे ही इस केस में भी जो नॉलेजेबल होगा, जो नोबलेस्ट ऑफ ऑल होगा, उसी को चुना जाएगा, जो सबसे ज्यादा नोबल होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, फिलोसोफर जैसे नॉलेज होगी जिसको ज्यादा, जिसके पास में विजडम होगा। ठीक है, और तो वो राजा बनेगा। तो यानी काफी हद तक हम देखते हैं कि प्लेटो के फिलोसोफर किंग से बुद्धिस्ट के जो किंग होते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, वो काफी सिमिलैरिटी है उसमें। अब क्योंकि पावर जब आप देखोगे तो पावर आती है किसी भी इंसान के पास में, तो पावर करप्ट करती है इंसान को। इसीलिए ये जो राजा होगा इसके पास में नॉलेज होगी, और ये नॉलेज राजा के अंदर में मोरालिटी लाएगी। इसीलिए फिर राजा कोई करप्शन नहीं करेगा, राजा कोई पावर के चलते करप्ट नहीं होगा। दूसरा ये था कि जब हमने दंड शास्त्र देखा तो हमने देखा कि कौटिल्य इस चीज के फेवर में थे कि एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कि आपको एक्सपैंड करना है, दूसरी लैंड पे कब्जा जमाना है। बुद्धिस्ट में ऐसा नहीं होगा। बुद्धिस्ट की जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो पीस पे बेस्ड होगी। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी इट विल बी बेस्ड ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा। मतलब हिंसा नहीं करनी है, सभी के साथ अच्छे से बना के रखिए, एंड पीसफुली आप सभी दूसरे राज्यों के साथ में बना सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया बुद्धिस्ट में कि कोई चक्रवर्ती सम्राट जो होता है वो ना दूसरों का दिल जीतता है धर्म चक्र से। ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई करो और मतलब उनको मार काट करके फिर कुछ जीतो। ठीक है, यहाँ पर बात होती है कि दिलों पे राज करना है लोगों के। ठीक है, तो उपेंद्र कौर ने एक बुक लिखी थी अपनी। उपेंद्र कौर वही उपेंद्र कौर हैं जिन्होंने कौटिल्य को यू नो सॉरी मैकियावेली को इंडियन कौटिल्य बोला था, सॉरी इटालियन कौटिल्य बोला था। तो उपेंद्र कौर ने एक और बुक लिखी है पॉलिटिकल वायलेंस इन एंशिएंट इंडिया। पॉलिटिकल वायलेंस, उसमें वो बोलती हैं कि अगर हमको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को समझना है तो तीन मेजर सोर्सेज हैं उसको समझने के बुद्धिस्ट में। जैसे एक है अश्वघोषा बुद्ध चरित्र, वन इज, तीन सोर्सेज हैं इसमें, थ्री सोर्सेज आर देयर। अश्वघोषा बुद्ध चरित्र। नाउ दिस अश्वघोषा बुद्ध चरित्र क्या है ये पता होना चाहिए आपको। अश्वघोषा बुद्ध चरित्र इज, ये एक टेक्स्ट बुक है जिसमें हमें देखने को मिलेगा, ये एक सोर्स है जहाँ से हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में काफी पता चलता है। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र एक एक्चुअली में पोएम थी। ठीक है, संस्कृत महाकाव्य स्टाइल में लिखी गई है गौतम बुद्धा की लाइफ पे। अश्वघोषा ने लिखी है, तो अश्वघोषा की बुद्ध चरित्र वाली पोएम है, उससे काफी कुछ पता चलता है, जिसमें बुद्धा की जो स्टोरी ऑफ एनलाइटनमेंट है वो पूरा इसमें पोएम में बताया गया है। ठीक है, और अश्वघोष जो थे, अश्वघोषा एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, पोएट भी थे। ठीक है, इंडिया के ही थे बेसिकली। तो बुद्धा के ऊपर उन्होंने लिखा है काफी कुछ। तो एक तो हमें यहाँ से पता चलता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से ट्रेडिशंस रहे होंगे उस टाइम पे। दूसरा है अशोक वंदना। अशोक वंदना, अब अशोक वंदना क्या है, व्हाट इज अशोक वंदना। अशोक वंदना अशोका पे जो सम्राट थे अशोक, उनके ऊपर लिखी गई है। अशोक वंदना एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है वैसे, जिसमें बर्थ के बारे में बताया है अशोका के। जो मौर्यन एम्पायर के काफी एम्परर रहे हैं बड़े ग्रैंड। ठीक है, तो उनके चलते एक्सपैंड काफी हुआ था, सबसे मैक्सिमम मौर्यन एम्पायर के अंडर में उनके अंडर एक्सपैंड हुआ। तो अशोक वंदना उनकी ही बुक है। ठीक है, उनके ऊपर लिखी गई है। किसने लिखी है अशोक वंदना? यस, एक्चुअली बोला यह जाता है कि जो मथुरा रीजन के बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने लिखी है अशोक वंदना, एंड अशोका के कॉन्टेक्स्ट में ये लिखी गई है। ठीक है, तो एक सोर्स तो हमने देखा कि अश्वघोषा ने लिखी है बुद्ध चरित्र, दूसरी है अशोक वंदना,
यहाँ से पता चलता है। और दूसरी क्या होगी? हाँ, दिस वन इज रिटन बाय अशोक घोषा, बुद्धा चरिता। ठीक है, बुद्धा ये है एक पोएम। इससे भी पता चलता है हमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में, अशोक वंदना से पता चलता है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में। और बाकी जो जातकास हैं, व्हाट आर जातकास, पढ़ा होगा आपने ये, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। अब मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ बस डायरेक्टली। जातका की जो टेल्स हैं, ये बेसिकली बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड ह्यूमन फॉर्म में, एनिमल फॉर्म में, ये सब बताई गई हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि फ्यूचर में बुद्धा है या तो राजा की तरह अपीयर होंगे, या फिर एक आउटकास्ट की तरह अपीयर हो सकते हैं, या भगवान की तरह, या एक एलिफेंट की तरह। लेकिन जिस भी फॉर्म में होंगे, वो हमेशा अपना वही सेम चीज़ फॉलो करेंगे जो जो उनके आइडियाज थे, जो उन्होंने जितने भी अपने लाइक टीचिंग्स दी थी, उन्हीं टीचिंग्स को किसी भी फॉर्म में हो वो फॉलो करेंगे। तो जातका के बारे में ऐसा बोला जाता है, जातका में स्टोरीज होती हैं बेसिकली, ये एक टाइप का लिटरेचर है इंडिया का। ठीक है, या तो इसको जातका टेल्स बोला जाता है। इसमें गौतम बुद्धा की स्टोरीज रहेंगी, याद रखना है। ये स्टोरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक स्टोरी में बुद्धा अपने जो आइडियल्स हैं कुछ ना कुछ इंस्पायर करने के, ह्यूमैनिटी को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं इन सभी स्टोरीज में। ठीक है, जैसे इसमें री इनकार्सनेशन का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का। ठीक है, जो कि हिंदू और योगिक फिलोसफी में भी इम्पोर्टेंट रहेगा। वही चीज, सेम चीज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो कुछ हमें जातका टेल्स मिली हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में, जो कि 4th सेंचुरी BC के अराउंड मिली हैं। एंड माना ये जाता है कि इसमें जो फेमस बायोग्राफीज थी बुद्धा की, वो बाद में जो लिखी गई हैं वो इसी के बेसिस पे लिखी गई हैं, जातका टेल्स की बेसिस पे। तो ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं वैसे तो। ठीक है, बुद्धा क्या आपको पता ही होगा कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इट इज ऑल अबाउट, लाइक जो लिटरेचर हमको मिलता है वो पाली लैंग्वेज में देखने को मिलता है। आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है अगर आपने, तो आर्ट एंड कल्चर से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सोर्सेज हैं, एक तो जातकास हो गए, अश्वघोषा बुद्ध चरित्र एंड अशोक वंदना हो गया। अब उपेंद्र कौर के अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट पॉलिटिकल डिस्कोर्स को अगर आपको समझना है तो वो हिट्रोजीनियस है। ठीक है, अलग अलग इसमें देखने को मिलेगा। अब वो काफी हिट्रोजीनियस है, होमोजेनिटी नहीं है यहाँ पर। क्योंकि कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं, मान लो बुद्ध चरित्रा हो गया जैसे, जिसमें काफी कुछ कॉमन बताया गया है, जैसा हिंदू टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। ऐसी अश्वघोषा, आपको पता ही है अश्वघोषा जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, उन्होंने ही बिलोंग्स टू बहुश्रुतिया स्कूल, उस स्कूल से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने शुद्धोधना, जो कि बुद्धा के फादर थे, उनके जो पिताजी थे, उनको यू नो उनके उनको एक आइडियल किंग बताया है, कि सबसे जो एक फिलोसोफर किंग जैसे प्लेटो ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही शुद्धोधना को आइडियल किंग बताया है। और उन्होंने बोला है कि आइडियल किंग ऐसा होता है जो कि अपने आत्मा पे कंट्रोल रखता है, जो अपने पैशंस पे, जो डिजायर्स होती हैं, वो उस पे कंट्रोल रखता है। तो क्या नाम है इनका? शुद्धोधना। हु इज उपेंद्र कौर? उपिंदर कौर, उपिंदर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे लिखती हैं। ठीक है रश्मि, इन्होंने बताया है इस बारे में। ठीक है, तो शुद्धोधना के बारे में लिखा गया है कि शुद्धोधना जो फादर थे इनके, वो आइडियल किंग है। ठीक है, एक आइडियल राजा है, और आइडियल राजा के हिसाब से ये आत्मजित है। आत्मजित, आत्मजित का मतलब होता है कि ही हैज कंट्रोल ओवर पैशन, अपनी जो डिजायर्स हैं, अपनी जो पैशन है इनका, ठीक है, उस पर ये कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज है, काफी नॉलेजेबल है। ठीक है, तो इसमें बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में यही माना जाता है कि जैसे प्लेटो का फिलोसोफर किंग था जिसको इतनी नॉलेज थी, सेम तरीके से जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो राजा होंगे उनके पास में भी सेम नॉलेज रहेगी। यस आयुष, क्या डाउट है आपका? द्वैत बाबा, डुअल पॉलिसी। अच्छा, डुअल पॉलिसी के बारे में बताया तो था आपको। देखो यार, सिंपल है, ये इंडिया है, ये चाइना है, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान और चाइना दोनों से दुश्मनी करके रखोगे तो ऑब्वियसली ये आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से भी लड़ाई कर रहे हो, इनसे भी लड़ाई कर रहे हो, तो फिर ये दोनों मिलकर के आपस में
साथ में आकर के आपको हरा सकते हैं, है ना। तो इससे ये खत्म हो सकता है। तो इसीलिए पॉलिसी क्या फॉलो करनी चाहिए, डुअल पॉलिसी। जब भी मान लो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई कर रहे हो आप, तो सामने वाले के साथ में, चाइना के साथ में फ्रेंडली रिलेशन रखो, फ्रेंडली रिलेशन रखो। तो ये हो गई डुअल पॉलिसी। एक के साथ तो आप एनिमी वाला ही फॉलो कर रहे हो, और एक के साथ थोड़े टाइम के लिए फ्रेंडली रखो जब तक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हो। इससे क्या रहेगा, आपके राज्य को नुकसान नहीं होगा। अंडरस्टूड? आया समझ? क्लियर? अब बात आती है व्हाट इज दिस अग्नासूता। ये भी बहुत पूछा जाता है अग्नासूता के बारे में यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। अब अग्नासूता एक्चुअली 27th नंबर का इसमें रहता है। एक डिस्कोर्स होता है जो बुद्धिस्ट इस बारे में बताते हैं। ये बस बेसिकली जो सूता पीठ का है उसके अंदर में आता है। तो सूता पीठ का में वो वाले टेक्स्ट हमको देखने को मिलेंगे। बेसिकली देखो, अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो इस पर्सपेक्टिव से, लाइक इफ आई हैव टू डिस्कस दिस, बुद्धिस्ट लिटरेचर में आता है ये, ठीक है। तो याद रखो कि इसमें 3 टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। 3 पीठकास होते हैं, और 3 पीठकास को 9 से 12 जो अंग होते हैं, वो स्कूल पे डिपेंड करता है किस हिसाब से। 3 कलेक्शन है, ठीक है। मतलब 3 लैंग्वेज में लिखा गया, पाली, संस्कृत और तिब्बतियन में। 3 पीठकास हमको बुद्धिस्ट लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। तो इन पीठकास को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से जो पहला है वो है सूता पीठ। सूता पीठ का संस्कृत में है, ठीक है। इसमें वो टेक्स्ट हमको देखने को मिलते हैं जो बुद्धा ने खुद बोले थे, ठीक है। तो बुद्धा की जो डॉक्ट्राइन्स थी वो डायलॉग फॉर्म में जो भी उन्होंने बोला है वो प्रेजेंट है सूता पीठ में। तो अग्ना पीठ का इज रिलेटेड टू दैट, ठीक है। 27 नंबर का है इसमें। एंड इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें निकायाज होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सूता पीठका में 5 निकायाज होते हैं। एक होता है दीघा, दीघा होता है महापरिनिर्वाणा में, ठीक है। ऐसे ही जिसमें महावीर एंड जैन और इन सब के बारे में बात की जाती है। एक होता है मजीमा, एक होता है साम्योता। मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज दैट इज अबाउट आर्ट एंड कल्चर। सो लेट्स नॉट गो इनटू आर्ट एंड कल्चर, सिर्फ यहीं तक अपना फिक्सेट करते हैं। बाकी जब आगे फ्यूचर में आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्लियर? सो एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें अश्वघोषा ने ये मेंशन किया है, ठीक है, कि जो शुद्धोधना है, जो बुद्धा के फादर हैं, ये आइडियल किंग है, आत्मजीत है। नॉलेज इनको है, अपने पैशन पर कंट्रोल रखा हुआ है, काफ़ी काम है, जेनरस है, बहुत ही लर्नेड है, नॉलेज बहुत है इनको, सच बोलते हैं, सभी लोग इनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, डरते नहीं हैं, ठीक है। जैसे मैकियावेली में हमने देखा था, अ प्रिंस हैज टू बी फियर्ड रादर देन टू बी लव्ड। इसमें उल्टा है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि एक आइडियल राजा वो होता है जिसको सभी प्यार करते हैं। तो अगर एक आइडियल राजा रूल करता है तो बुद्धिज्म में माना जाता है कि ऐसे राज्य में जहाँ पर एक आइडियल राजा रूल कर रहा है, वहाँ पे हमेशा बारिश सही टाइम पे होती है, सूखा नहीं पड़ता, ठीक है। वहाँ पर जो विमेन होती हैं दे गिव चाइल्ड बर्थ पेनलेसली, बिकॉज अच्छा है मतलब राज्य। ऐसे ही एक अच्छा राजा वो होता है, एक अच्छा राजा जहाँ पर भी रूल करता है वहाँ पर सूखा नहीं पड़ता, बीमारी नहीं होती, कोई खतरा नहीं रहता बाहर से सिक्योरिटी का। तो एक अच्छा राजा वैसा होता है जो बेनेवलेंट हो, ठीक है। बेनेवलेंट हो इन द सेंस कि पेटर्नलिस्टिक हो, मतलब अपने जो सिटीजन हैं उनको अपने बच्चों की तरह ही उनका ख्याल रखे, और किसी को भी डेथ पेनल्टी ना दे, ठीक है। पनिशमेंट जो दी जाए मान लो किसी को, तो वो ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि सामने वाला रिफॉर्म हो, मतलब पहले से बेहतर इंसान बन सके, ठीक है। तो एक अच्छा राजा वैसा होता है जो कंपैशन शो करता है, जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो सेंट होता है, संत होता है, एसेटिक होता है। एक अच्छा राजा, एसेटिक का मतलब होता है शांत होता है, ठीक है। तो एक अच्छा राजा इज अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, खुद अपना सैक्रिफाइस कर देगा दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए। तो अपनी ईगो में नहीं होता, एरोगेंट नहीं होता एक अच्छा राजा, ठीक है। अपने जो एनिमीज हैं उनको अपनी अच्छाई से उनको हराता है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई करके हराएगा। तो अश्वघोष का यही कहना है कि जो बुद्धा के फादर थे शुद्धोधना पिताजी थे इनके, वो आइडियल किंग थे,
लेकिन उसके बावजूद इनमें कुछ फ्लॉ था। फ्लॉ ये था इनका कि ये अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, धर्म से भी ज़्यादा। तो ये चाहते थे कि जो इनके बेटे हैं वो संत ना बन जाए, इसीलिए वो फोर्स कर रहे थे अपने बेटे को कि वो सेंसुअल प्लेजर में इंडल्ज रहें। उनकी शादी भी जल्दी कर दी थी। तो अश्वघोषा में ये मेंशन किया गया है कि बुद्धा सर्वत्र सिद्ध है। सर्वत्र मतलब बुद्धा जो है उनका उनको इतना ज्ञान है, अब एक अच्छे राजा से भी ज्यादा ज्ञान है, आइडियल किंग से भी ज्यादा ज्ञान है। अश्वघोषा ने लिखा है कि बुद्धा जो है उनकी जो क्वालिटीज हैं एक आइडियल किंग की क्वालिटीज को सरपास करती हैं, मतलब उनसे ज्यादा क्वालिटीज हैं बुद्धा में। उनका जो पोटेंशियल है वो सरपास करता है। बुद्धा ने सभी के लिए मोक्ष का स्कोप क्रिएट किया कि सिर्फ वो नहीं, सभी मोक्ष प्राप्ति कर सकते। तो इस हिसाब से बुद्धा जो है वो आइडल किंग से ऊपर आए। और अश्वघोषा अपनी बुक में बुद्ध चरित्र जो पोएम लिखी है उसमें ये चीज साफ मेंशन करते हैं, जो किंगशिप होती है, जो आप राज करते हो, ठीक है, जो भी राजपाट आप संभालते हो, वो एक डेंजरस डिल्यूजन है। इट्स अ डेंजरस डिल्यूजन। डेंजरस डिल्यूजन उसको हम बोलते हैं। डेंजरस डिल्यूजन का क्या मतलब होता है? मतलब ऐसा है कि आपको लगेगा कि मतलब मैं पावर में आ जाऊंगा तो सब अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको लगेगा राजगद्दी बहुत चार्मिंग है, आपको मन करेगा राजगद्दी पे बैठने का, लेकिन उसमें बहुत सारे डेंजर्स होते हैं। तो राजगद्दी ऐसी होती है जैसे एक सोने का महल हो गया, लेकिन वो आग लगी हुई है उस महल में। जैसे मान लो आप खाना तो खा रहे हो, लेकिन उस खाने को आपने यू नो 36 प्रकार का भोजन आपने रखा, 56 प्रकार का भोग आप रोज खाते हो, लेकिन उसमें पॉइजन है मान लो थोड़ा थोड़ा करके। तो यानी जो राजगद्दी है वो इस टाइप का है कि आपको खाना भी खाना है, लेकिन उसमें डेंजर है क्योंकि पॉइजन होगा उसमें। राज गद्दी पे अगर आप आना चाहते हो, अगर आप राजा बनना चाहते हो, तो वो इस टाइप का है डिल्यूजन। आपको बाहर से लगेगा कि नहीं राजा बनना चाहिए, लेकिन ये ऐसा है जैसे एक तालाब होता है ना जिसमें कमल के फूल उगे होते हैं, कमल के फूल होते हैं उसमें खिले हुए होते हैं, तो उसी में क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ हैं उसमें। दूर से तो आपको लगेगा सुहाना, लेकिन जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डेंजर बहुत है उसमें, मगरमच्छ है अंदर, आपको जो मार सकते हैं। तो इसीलिए एक राजा को, जो भी रैशनल किंग होता है, ज्यादा रैशनैलिटी जिसके अंदर होती है, वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं ये ना करूं जॉब अपनी। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको नॉलेज है अबाउट द डेंजर्स। तो अगर आप जॉब करते हो फिर भी आप राजगद्दी संभालते हो, तो किंगशिप ऐसा नहीं है कि आप राजा बन गए तो बस मौज हो गई। राजा बनने के बाद आपकी लाइफ में पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आप कभी काम नहीं रह सकोगे। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको राजा रहना है तो फिर पीस आपके पास में नहीं रहेगा, फिर शांति छोड़नी पड़ेगी। तो जो किंगशिप होती है और जो पीस होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। जैसे दिन और रात होता है ना, गर्म और ठंडा होता है, जैसे आपस में कंपैटिबल नहीं होते, ऐसे ही एक राजा कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता। ये मेंशन किया गया है इनकी जो पोएम है बुद्धा चरित्रा में, हमको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? आया समझ कि अश्वघोषा ने अपनी बुद्ध चरित्र में किन किन बारों के बारे में बात की? एक तो आइडियल किंग के बारे में बताया कि आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, ये बताया कि आइडियल किंग में क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए। दूसरा बताया कि आइडियल किंग जो थे कौन थे, शुद्धोधरा थे, बुद्धा के फादर थे। और बुद्धा कौन है? सर्वोपरि है, ठीक है, वो सर्वत्र सिद्धा है, उनको उनसे भी ज्यादा नॉलेज है, उनसे भी ज्यादा पोटेंशियल है। एंड फिर उसके बाद हमने देखा कि ये बताते हैं कि एक जो राजा की जो भी किंगशिप होती है वो किस हिसाब से डेंजरस होती है, डिल्यूजन होता है। दूर से लगता है कि अच्छा है, लेकिन इसमें डेंजर्स बहुत होते हैं। तो ये चीज बताई गई। अब आते हैं दूसरे पे, हमने अश्वघोषा पढ़ लिया, अब हम आते हैं अशोक वंदना पे।
अशोक वंदना में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने लिखी है, यहाँ पर बताया गया है कि बुद्धा रिनाउंसर थे। अशोक वंदना में अशोका के बारे में ज्यादा काम है, बुद्धा के बारे में कम है, अशोका के बारे में ज्यादा है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है अशोक वंदना। तो अशोका जो है, अशोका को अशोक वंदना में पॉजिटिवली, जैसे शुद्धोधना को अशोक घोषा ने बताया था कि वो आइडियल किंग है, ऐसे अशोक वंदना में अशोका को आइडियल किंग माना गया है। कि अशोका फिलोसोफर किंग का बेटर एग्जाम्पल है, क्योंकि अशोका के बारे में, अशोका को आपने सुना होगा, अशोका के दूसरे नाम बोले जाते हैं प्रियदर्शी। प्रियदर्शी और या फिर देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय मतलब देव मतलब गॉड। देवों में जो लव किया जाता है, मतलब लव बाय गॉड, भगवान उसको, सभी देव उसको बहुत प्यार करते हैं। तो अशोका को देव नाम प्रिय बोला जाता था। अशोका को प्रियदर्शी बोला जाता था। प्रियदर्शी मतलब ऐसा राजा जिसको जनता भी प्यार करे। तो अशोका ने अपनी एडिक्ट्स में फर्स्ट हैंड अकाउंट अपने व्यूज का दिया है, जिसमें ये लिखा है अशोका ने कि एक अच्छे राजा को धर्म फॉलो करना चाहिए, धर्म के अकॉर्डिंग अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए, अच्छा टॉलरेशन होनी चाहिए, मतलब आप दूसरे रिलीजन्स को लेकर के टॉलरेंट रहो, बाकी सब रिलीजन्स को भी इक्वल वेटेज दो, टॉलरेंट रहो। अगर कोई दूसरा रिलीजन फॉलो कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उन पर टैक्स लगा दिया, जैसे हम लेटर हम देखेंगे आगे कि औरंगजेब जो थे, इन्होंने टैक्स लगाया था दूसरे रिलीजन वालों पे, हिंदूज पे टैक्स, जिजिया टैक्स लगाया जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अशोका ने ये बोला एक अच्छा राजा वो होता है जो अपने राज्य में जो जानवर हैं उनके प्रति जो कोई क्रुएलिटी अगर हो रही होती है मान लो, तो उसको बैन कर देता है। एक अच्छा राजा वो होता है जो धम्मा की विजय पे फोकस करता है, जो पीस को बढ़ावा देता है, जो शांति प्रिय होता है, जो अपने नेबर्स के साथ में लड़ाई नहीं करता, पीसफुली सॉल्व करता है सब चीजें। एक अच्छा राजा वर्चुअस होता है, एक्सेलेंस की तरफ जाता है। तो उपिंदर कौर ने भी सेम यही बोला था कि देखो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इसमें कंपैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोगों के प्रति कंपैशनेट रहो, ठीक है, लोगों के प्रति आपको उनकी जितनी भी समस्याएं हैं सॉल्व करनी चाहिए और लोगों को सर्व करना चाहिए। तो ये अशोक वंदना में बताया गया है। ऐसे ही दूसरे सोर्सेज हैं हमारे, तीसरा सोर्स आता है जातकास। तो जातकास में भी यही चीज मेंशन की गई है कि एक अच्छा राजा बेस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन एक बेस्ट राजा जो है वो अपना विजडम अगर यूज करे तो वो पूरे ब्रह्मांड का ख्याल रख सकता है, पूरे ब्रह्मांड का। तो इसी में जातका स्टोरीज में अग्नासुता के बारे में बताया गया है, जिसमें बस ये सब चीजें बताई गई हैं कि ग्रीड नहीं होनी चाहिए, एक अच्छे राजा में एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। अगर एक राजा एरोगेंट होता है, लालची होता है, अगर एक राजा लस्टफुल होता है एंड पनिशमेंट अगर ज़्यादा उस चीज़ में बिलीव करता है रादर देन रिफॉर्मेशन, मतलब मान लो किसी ने गलती की तो आप उसको डेथ पनिशमेंट दे दो या कोई ऐसी पनिशमेंट जिससे उसका आगे आप कोशिश कीजिए कि सामने वाले को आप चांस दो कि वो अपने आप में सुधार ला सके। तो पनिशमेंट अगर एक राजा देता है तो ऐसा राजा, लालची अगर कोई होगा, एरोगेंट होगा, तो ऐसा राजा यू नो ये सभी क्वालिटीज जो होती हैं अग्नासुता में मेंशन किया गया है कि ये एक राजा को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ये एक राजा को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ऐसा मेंशन इसमें किया जाता है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अग्नासुता वैसे भी हमारा जो दीघा निकाय ये है ना, निकाया कलेक्शन, उसके अंदर में जो 27वां सूता है दैट इज अग्नासुता।
अब होता क्या है, देखो एक ऐसा ट्रेडिशन होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ें फॉलो की जानी चाहिए टेक्स्ट फॉर्म में। सूता वो होता है, सूत्र जैसे बोलते हैं ना हम, तो सूत्र से आता है सूता, ये याद रखना है। तो उसमें यही माना जाता है कि जो हिंदुइज्म से रिलेटेड भी रहेगा, बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड हमको दिखता है, तो इसमें ये शुरू होता है जब बुद्धा एक टेम्पल था उसमें डोनेट करते हैं विशाखा में। एंड एट दैट टाइम दो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, भद्रवज एंड देयर वाज वशेठा। ओके, आई थिंक ऐसे ही दो ब्राह्मण्स थे, काफ़ी टाइम हो गया मुझको रिवाइज किए हुए, लेकिन उसी में पूरा अग्नासूता के बारे में बताया गया था। हमको इतना डिटेल में खैर करने की ज़रूरत नहीं है। दीघा निकाया एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है जिसमें मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि 5 टाइप के निकायाज होते हैं। उसमें एक आता है सूता पीठ का, जिसमें 3 हमारे पीठकास रहते हैं, 3 बास्केट्स जो बोलते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म की, वो रहती है। तो उसी में हम देखते हैं कि ये जो सूता होता है, अग्ना सूता, ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि जो बुद्धा थे उन्होंने जो 2 ब्राह्मण्स थे, देयर वाज भरद्वाज एंड देयर वाज वशिष्ठा, ठीक है, इन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी एंड अपनी कास्ट का त्याग किया था और बुद्धिस्ट मॉन्क्स बन गए थे। तो इनको बुद्धा अपनी मतलब टीचिंग्स दे रहे थे, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण्स थे, ये इनके कास्ट वाले ही इनको काफ़ी इंसल्ट किया था, उन्होंने मिलाइन किया था काफ़ी इनके साथ में, तो ये फिर बाद में संघा के मेंबर बन गए थे। तो उस अग्ना सूता में बुद्धा ये मेंशन करते हैं कि जो कास्ट होती है और जो लीनिएज होती है, ठीक है, उसको आप एक इंसान के मोरालिटी के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, उसके धर्म के साथ में, उसकी मोरालिटी के पास साथ में नहीं कंपेयर कर सकते, ठीक है। तो इसमें यही बताते हैं कि धरती की कैसे शुरुआत हुई, सोसाइटी कैसे बनी, और फिर सोसाइटी में किस तरीके से कास्टिज्म आया, ये सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें यही बोलते हैं कि सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप धर्म फॉलो करो। धम्मा का यूनिवर्सैलिटी बताते हैं कि माता पिता की हमेशा सेवा करो, और ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं, ठीक है। तो धम्मा को एम्फसाइज करते हैं इसमें, जिसमें ये बोलते हैं कि धम्मा इज द बेस्ट थिंग फॉर पीपल। इनफैक्ट इसके बारे में भी इसी सूता में ये बताया गया है। बुद्धा एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स किस तरीके से अर्थ पे पैदा हुए, ठीक है। और आगे जाकर के बुद्धा का कहना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरा वर्ल्ड श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरा बताते हैं ये। अब खैर वो तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बस इतना थोड़ा सा याद रखो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था अग्नासूता के बारे में, तो उस हिसाब से मैंने बता दिया, ये जातका टेल्स में आता है, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको। अब देखो इसमें महासुदासना शुद्धा है, इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास में पावर रहती है, ज़्यादा पावर आ जाती है, तो उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हो। उसको आप हैंडल कर सकते हो मॉरल इंस्टीट्यूशन से, मोरालिटी से। आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एक एक इंसान में कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक इंसान को नोबल होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। एक राजा एक सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फिश ना हो करके, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करे, दूसरों की भलाई के लिए। तो ये 3 सोर्सेस हैं, एक तो जातकास हो गया, अश्वघोषा हो गया, अशोकवन्य हो गया। ये 3 सोर्सेस हैं जिन 3 सोर्सेस में हमें बुद्धा ट्रेडिशन के बारे में, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्लियर। सो बाकी इसको और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आई सजेस्ट यू टू प्लीज गो फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, साथ में उसका लिटरेचर पढ़ोगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो वहां से पढ़ लेना इसको और डिटेल में। हमारा तो पॉलिटिकल के बिहाफ से मैं सिर्फ इतना कवर कर रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कवर कर रही। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे बुद्धा ने, अपने कुछ आइडियाज़ बताए थे, ठीक है। जैसे एक दुख के बारे में बताया था कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, इट इज़ फुल ऑफ सॉरो, संसार में दुख बहुत है। ऐसे एक और प्रिंसिपल बताया था, दुख के अलावा बताया था इन्होंने अनिता, अन्यता। अन्यता का मतलब होता है आप सेल्फ का डिनायल करते हो जाओ, मतलब सेल्फिश ना हो करके, डिनायल ऑफ सेल्फ, सेल्फिश मत हो, ठीक है। एक प्रिंसिपल ये रहेगा, ये आइडिया प्रमोट करते हैं। दूसरा रहता है अनिका। अनिका का मतलब होता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है,
कुछ भी परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। तो इन 3 प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया जाता है और उसके बेसिस पे हमको बुद्धा बताते हैं 4 नोबल ट्रुथ, सच्चाई बताते हैं कि देखो, पहला कि ये जो पूरा संसार है, इट इज़ फुल ऑफ सॉरो। ठीक है, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, सभी लोग दुखी हैं। और इस दुख का कारण क्या है? क्योंकि लोग इग्नोरेंट हैं, उनको नॉलेज नहीं है, लोग लालची हैं, लोग आपस में एक दूसरे को हिट करते हैं। तो हमको इस दुख से अगर लिबरेशन पाना है, निजात पानी है, तो हमको ये जो इग्नोरेंस है हमारा, इससे निजात पानी है सबसे पहले। तो उसके बेसिस पे अगर हमको लिबरेशन पानी है, मतलब हमको निजात पानी है, इग्नोरेंस हमको हटाना है अपना, जो हमको जिसका ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए हमको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना चाहिए। मतलब हम जो भी बोले, हम सही से बोले, कुछ गलत ना बोले, राइट कंडक्ट रखो, अपनी सोच हमेशा सही रखो, अपनी एस्पिरेशन सही रखो, अपने एफर्ट्स जो करते हो सही एफर्ट्स करो। ऐसा नहीं है कि गलत वे से आप कोई भी चीज़ अचीव करने की कोशिश करें। तो इस हिसाब से ये बोला जाता है कि इग्नोरेंस से अगर आपको लिबरेशन पाना है तो आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं 8 फोल्ड पाथ यहाँ कवर कर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये सभी चीज़ें एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी कवर हो चुकी हैं और मुझको बाकी सब टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पर 4 नोबल ट्रुथ है जो बुद्धा ने दिए थे, एंड बुद्धा ने साथ में 8 फोल्ड पाथ बताया था, उसको डिटेल में पढ़ लोगे, याद कर लोगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ देखो, नोट्स में ये रहेगा आपका, स्पेशली जो 3 प्रिंसिपल्स थे, इसमें एक था अनिका, दूसरा है अनता एंड दुख। ये प्रिंसिपल्स इसमें है। ठीक है, नोबल ट्रुथ एंड 8 फोल्ड पाथ भी मैंने बताया है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया है। डिटेल में ये चीज़ आप एंशिएंट हिस्ट्री से करोगे, क्योंकि हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल साइंस के लिए इसको डिटेल में करने की। तो हम क्या देखते हैं कि बुद्धिस्ट जो है वो, यू नो, बुद्धिस्ट इज अदर वर्ल्ड। बुद्धिज्म में बात की जाती है, बुद्धिज्म में मटेरियलिज्म नहीं है, हिंदुइज्म में मटेरियलिज्म है। इसीलिए हिंदुइज्म को दिस वर्ल्ड भी बोला जाता है, फिजिकल वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करता है। बुद्धिज्म जो होता है वो अदर वर्ल्ड भी होता है। बुद्धिज्म में जो राजा था, जो स्टेट था, वो रिपब्लिकन स्टेट था, राजा इलेक्ट किया जाता था। हिंदू में राजा की मोनार्की होगी तो हेरिडिटरी पोजीशन रहेगी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बुद्धिस्ट में आइडियलिज्म हमें देखने को मिलता है, इक्वालिटी है, इगैलिटेरियन है। हिंदू क्योंकि रियलिस्ट है, धर्मशास्त्र देखोगे, धर्मशास्त्र देखोगे, रियलिटी से डील करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हमको इन इक्वालिटीज लेकिन देखने को मिलेगी। बुद्धिज्म में रिनाउंसिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हिंदुइज्म में ये बोला जाता है कि अगर आपको वेलबींग रखना है अपने लोगों का तो एक्वायर करो लैंड को, तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो बस इतना सा ही था इसमें। बुद्धिज्म में ये 3 सोर्सेज अच्छे से कवर करने हैं, 2-4 प्रिंसिपल हैं, बस ये कवर करना था इसमें। बाकी बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कंपैरिजन के केस में आ सकता है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादातर कि हिंदू और बुद्धिस्ट में क्या कंपैरिजन्स हैं, कंपेयर कीजिए, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज अशोक घोषा पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट कि अशोक घोषा ने क्या बोला, ऐसी चीज़ें भी लिखी जा सकती हैं। अब इसी के साथ हमारा जो एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट है वो खत्म होता है। अब हम शुरू करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। तो एंशिएंट वाला बस इतना ही था, बाकी इससे ज़्यादा अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैं एक एडिशनल पीडीएफ आपको दूंगी। ठीक है, बुद्धिस्ट के लिए आप वो फॉलो कर सकते हैं, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, दैट आई प्रोवाइड यू एडिशनली लेटर ऑन, अभी नहीं, फिलहाल तो जो आपको नोट्स दिए जाएंगे सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, आगे जाकर के एडिशनल में दे दूंगी जिसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करते हैं। हाँ, डिफरेंसेस तो आते हैं इसमें, डिफरेंसेस नोट्स में मिल जाएंगे हरीश, मैंने नोट्स में दे रखे हैं और डिस्कस भी किए थे कि मैकियावेलियन कौटिल्य में मैकियावेली ज़्यादा मैकियावेलियन नहीं है, कौटिल्य ज़्यादा मैकियावेलियन है, बिकॉज कौटिल्य बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लिसिटली बोलते हैं। मैकियावेली का जो राजा था वो हार्मफुल था, हार्मलेस था, सॉरी,
कौटिल्य का तो राजा को इन्होंने जो एडवाइसेस दी, इनको मिल भी गया था इनका राजा, ठीक है, अशोका की फॉर्म में। या हम देखेंगे कि मैकियावेली को उनका प्रिंस कभी नहीं मिला। तो इस हिसाब से कौटिल्य वाज मोर रियलिस्ट अबाउट इट, एंड मैकियावेली के जितने भी काम थे वो सिर्फ उनकी किताब में ही रह गए, ठीक है। हाँ, नोट्स इंग्लिश में है। जो एडिशनल नोट्स की बात बोल रहे हो वो तो यार ज़रूरत नहीं है उमंग उसकी, लेकिन ये लोग इतना डिटेल में पूछ रहे थे इसीलिए मैंने एडिशनल की बात बोली है, अदरवाइज इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट से रिलेटेड ही करना है, तो बुद्धिज़्म में इतना ज़्यादा नहीं हम जाएंगे, ठीक है। क्या बताना है और? मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू करें, सर सैयद अहमद खान। पहले आते हैं सर सैयद अहमद खान, उसके बाद आएंगे औरोबिंदो घोष। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद खान शुरू करते हैं। अब सर सैयद अहमद खान की टाइमलाइन है 1817 टू 1898। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके आसपास हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि सर सैयद अहमद खान मॉडर्नाइजर थे, ठीक है, या सर सैयद अहमद खान ओरिजिनेटर थे जिनकी वजह से दो नेशन की थ्योरी आई। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि इंडिया को डिवाइड किया गया आगे पाकिस्तान और इंडिया में, है ना। तो ये टू नेशन थ्योरी की शुरुआत ही सर सैयद अहमद खान से होती है। किस हद तक ये स्टेटमेंट सही है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदूज इनको कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी मानते थे, मुस्लिम्स भी काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे सर सैयद अहमद खान को, ये भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो सर सैयद अहमद खान एक्चुअली में है बहुत इम्पोर्टेंट हमारा, तो विल कवर दैट नाउ। सर सैयद अहमद खान, लिख देती हूँ इसको अलग से। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखो सर सैयद अहमद खान के आ गए आप लोग, अंश, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान में इनके थॉट्स में हमको दिखता है ट्रांजिशन। अब से जितने भी थिंकर्स आएंगे जैसे कि सर सैयद अहमद खान, औरोबिंदो घोष, एम एन रॉय, इन तीनों के कामों में हमको दिखेगा, ऐसे ही गांधी, इनके काम में भी थोड़ा ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन का मतलब होता है शुरुआत में ये किसी चीज़ में बिलीव करेंगे, आगे जा कर के ये चेंज हो जाएगा इनका बिलीफ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। जैसे कि सर सैयद अहमद खान शुरुआत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बहुत प्रमोट करते थे। इनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको बीफ खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने नेबर्स के साथ में उनको अच्छे से रहना है, तो उनके कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसीलिए ये बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम को प्रमोट करते थे यूनिटी को। लेकिन आगे जाकर के कंट्रोवर्सी होगी
जिसके चलते सर सैयद अहमद खान खुद बोलेंगे कि कभी भी हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ आगे जाकर के एक आइडिया की फॉर्म में आगे जाएगी जब मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। तो आपको पता ही है कि जिन्ना ने डिमांड की थी टू नेशन थ्योरी की, तो कहीं ना कहीं उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर सैयद अहमद खान का, ऐसे इसमें रहता है, ठीक है। तो उसमें ट्रांजिशन हमको देखने को मिलता है कि शुरुआत में तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोलेंगे, बाद में बोलेंगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम साथ में रह ही नहीं सकते। ऐसे ही औरबिंदो घोष शुरुआत में तो एक्सट्रीमिस्ट होंगे, मतलब ऐसे काफ़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ किया करेंगे, और ठीक है वो मतलब डायरेक्ट अटैक करने की बात बोलेंगे, लेकिन आगे जाकर के हम देखेंगे कि औरबिंदो घोष के अंदर भी ट्रांजिशन आएगा। ट्रांजिशन के बाद ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे, भगवान को लेकर के और इन सब बातों में काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। तो ये वो सब चीज़ें छोड़ देंगे, तो स्पिरिचुअलिज्म की बात करेंगे। ऐसे ही एम एन रॉय में होता है। शुरुआत में एम एन रॉय कार्ल मार्क्स को फॉलो करेंगे, पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, कार्ल मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, कार्ल मार्क्स के आइडियाज को फॉलो करेंगे, लेकिन आगे जाकर के खुद ही कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो ये ट्रांजिशन आता है कि पहले कुछ और हो रहा है, पहले किसी और चीज़ में मानते थे, लेकिन आगे जाकर के बिल्कुल चेंज हो जाएगा इनका, ठीक है। तो इन तीनों में ट्रांजिशन हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कौन थे? सर सैयद अहमद खान बेसिकली सर सैयद अहमद खान का ये था कि ये मुस्लिम और हिंदू की यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। अब मुस्लिम हिंदू की यूनिटी को तो प्रमोट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ में हम देखेंगे कि सर सैयद अहमद खान शुरुआत में हमेशा यही फोकस करेंगे कि यू नो कि हमेशा मुस्लिम्स हिंदू के लिए अपने मतलब जो भी रिलीजन है उसको थोड़ा बहुत चेंज लेकर के आए। तो खुद ये एलीट क्लास से बिलोंग करते थे। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, और मुगल हम मैंने आपको बताया 1857 के पास में सर सैयद अहमद खान रहेंगे। तो इनकी जो फैमिली थी दिल्ली से बिलोंग करती थी, ठीक है। और उस टाइम पे जब ये प्रेजेंट थे तो इन्होंने अपनी आंखों के सामने मुगल पावर का डिक्लाइन होते हुए देखा है। 1857 की क्रांति के बाद में आपको पता है मुगल पावर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पूरी तरीके से इंडिया कॉलोनी बन जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये खुद एलीट क्लास से बिलोंग करते थे। एलीट क्लास का मतलब है कि मुस्लिम्स में रिच क्लास से बिलोंग करते थे, रिच मुस्लिम्स क्लास से। उनकी जो फैमिली थी मुगल जो मुगल थे, मुगल रूलर्स थे, उनके अंडर में सर्विस किया करती थी, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे थी। तो ये ना मतलब ऐसे बोला करते थे इनफैक्ट कि अपनी कम्युनिटी को लेकर के, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर के यू नो तो जब मुगल पावर का डिक्लाइन हो रहा था इंडिया में उस टाइम पे, तो इन्होंने ये चीज़ देखी कि मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल एक फेज से निकल रही थी, एक फेज से गुजर रही थी, डिप्रेशन के फेज से गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि ये जो पूरी क्रांति हुई थी मुस्लिम्स ने की थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसीलिए ब्रिटिशर्स का जो यू नो वो ना हिंदू को ज़्यादा फेवर करते थे। इसीलिए आप ये देखोगे कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती थी उसमें जो सिविल सर्वेंट्स आएंगे, ये सिविल सर्वेंट्स हिंदू कम्युनिटी से होंगे सारे, और मुस्लिम से कुछ भी नहीं था। तो सर सैयद अहमद खान शुरुआत में यही बोलेंगे कि सबसे पहले तो इस्लाम को मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अपने आप को अपलिफ्ट करना है, इस डिप्रेशन से निकालना है, तो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो ही सेड दैट वो तभी पॉसिबल है जब आप व्हेन यू गो फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम एज अ रिलीजन इनका कहना था कि साइंस और रैशनलिज्म के बहुत ही ज़्यादा कंपैटिबल है, ऐसा बोला इन्होंने, ठीक है। तो एक मैगजीन थी, मैगजीन को ये पब्लिश करना शुरू करेंगे। मैगजीन का नाम था तहजीबे उल आई थिंक तहजीबुल अखलाक, ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। ताकि आप याद रखोगे, मुझे रफली याद है अभी, तहजीबुल अखलाक।
आई थिंक यही है। हाँ तो ये आई होगा फिर, तहजीब उल अखलाक। सॉरी, तहजीब उल अखलाक। तो तहजीब उल अखलाक इनका रहेगा। एंड इस मैगजीन में ये पब्लिश करना शुरू की थी। इस मैगजीन के थ्रू ये बताते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जितने भी आउटडेटेड कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, कुछ ऐसे कस्टम्स होंगे, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होंगे जिनको हमको हटाना है, ठीक है, जो आज के टाइम पे कंपैटिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हटाओगे तो उसके बेसिस पे इन्होंने बोला कि इस्लाम बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, साइंस और रैशनलिज्म के काफ़ी क्लोज आता है। तो अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे, साइंस को पढ़ेंगे। एक हाथ में, ऐसा बोलते थे कि मुस्लिम जो यूथ है उसके एक हाथ में साइंस की किताब होनी चाहिए और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, मतलब दोनों को साथ में लेकर के चलो। साइंटिफिक लर्निंग को प्रमोट करते थे ये। एंड ये बोलते थे कि तभी मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट होगा जब वो साइंटिफिक लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो उस पर्पस से इन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट गैजेट। ये जर्नल इन्होंने शुरू किया। तो इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई थी, इनफैक्ट सोसाइटी साइंटिफिक रिसर्च के लिए बनाई थी। सोसाइटी का नाम था सोसाइटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पहले ये सोसाइटी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आगे जाकर के इस सोसाइटी को अलीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। और यही अलीगढ़ वाली जो सोसाइटी थी आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक कॉलेज इन्होंने शुरू किया यहीं पे, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और आगे जाकर के यही कॉलेज होगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से बनेगी, यहीं से आएगी। तो सर सैयद अहमद खान मॉडर्नाइजर थे, साइंस को काफ़ी सपोर्ट करते थे और ये मानते थे कि साइंस के साथ में इस्लाम को कंपैटिबल बनाओ और जितने भी आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, अब देखो हिंदुइज्म में भी आउटडेटेड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, उनको भी हटा देना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही सर सैयद अहमद खान बोलते हैं कि मुस्लिम में भी जो आउटडेटेड कस्टम ट्रेडिशन है उनको हमको हटाना होगा, ठीक है। और इसको लेकर के मुस्लिम्स काफ़ी नाराज़ रहा करते थे सर सैयद अहमद खान से। मुस्लिम कम्युनिटी का जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, जो नहीं चाहता था इस तरीके से चेंज लाना, जो कि साइंटिफिक और मॉडर्न अप्रोच को नहीं अपनाता था, तो वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे सर सैयद अहमद खान को। लेकिन आगे जाकर के हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की हेल्प से ये कॉलेज अपना शुरू करेंगे, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू करेंगे, ठीक है। और यही कॉलेज आगे जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाए। तो ये तो मॉडर्नाइजर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया सर सैयद अहमद खान के बारे में। अब बारी आती है कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो टू नेशन थ्योरी के ओरिजिनेटर थे, क्योंकि इनके आइडियाज में हमको देखने को मिलेगा कि पहले तो देखो ये सपोर्ट करेंगे, फर्स्ट ही विल सपोर्ट इट कि सही है कि हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर के रहें। लेकिन आगे जाकर के एक कंट्रोवर्सी होगी, अवध की हिंदी लैंग्वेज कंट्रोवर्सी अवध में होगी, उसकी वजह से सारा मामला गड़बड़ आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ये हो रही थी कि पहले उर्दू थी, देखो ठीक है, पहले उर्दू थी, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज थी। अब क्या हुआ कि इस टाइम तक आते आते हिंदी जो भाषा थी उसके काफ़ी लोग बढ़ गए, हिंदी भाषा को फॉलो करने वाले। तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए, लेकिन ये मानेंगे नहीं, ठीक है। मतलब मुस्लिम्स रेडी नहीं थे कि उर्दू बनाई जाए और हिंदूज उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे कि वो चीज़ बनाई जाए, क्या नाम है, हिंदी बनाई जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपस में कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा था, जिसके चलते हम देखेंगे आगे जाकर के कि क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सर सैयद अहमद खान ये इस चीज़ पे, इस नतीजे पे आएंगे कि ये साथ में रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक तरीके से हम इनको सोशल रिफॉर्मर भी बोल सकते हैं, एजुकेटर भी बोल सकते हैं, इनको पॉलिटिशियन भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में उस टाइम पे प्रेजेंट थे ये। एंड क्योंकि दिल्ली में एक बहुत अच्छी फैमिली में, इनका बड़ी फैमिली में जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, रिच फैमिली में जन्म हुआ था। एंड दिल्ली आपको पता है मुगल एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, तो उस टाइम की बात है। तो सर सैयद अहमद खान हमेशा शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करेंगे। तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव थे अपनी सोच में, मॉडर्न लाइन्स पे इनकी थिंकिंग थी, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, ये चाहते थे कि मुस्लिम्स को एम्पावर किया जाए, मुस्लिम कम्युनिटी को
बेटर रखा जाए, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी इसको लेकर के, और इन्होंने जो अपना करियर बनाया था वो उर्दू में ही बनाया था। जब वो 23 साल के थे तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑथर इन उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज में ये अपना करियर बना रहे थे। एंड आगे 1847 के आसपास इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मॉन्यूमेंट्स ऑफ द ग्रेट। वो दिल्ली के बारे में लिखी थी, दिल्ली में जितने भी एंटिकिटीज थी उस पर लिखा था पूरा। इनफैक्ट सभी मॉन्यूमेंट्स जितने भी थे उनके बारे में लिखा था। इसके अलावा एक पैम्फलेट भी इन्होंने अपना छापा था। पैम्फलेट था कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। वो क्यों था? क्योंकि ये देखेंगे कि पहले तो देखो हिंदूज को सपोर्ट करते थे, ये हिंदूज के साथ में बढ़िया होना चाहिए, लेकिन आगे देखेंगे कि इससे इनका नुकसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादातर उनके साथ में फोकस करती थी, मतलब हिंदूज के लिए सारे काम किया करती थी और इनके लिए नहीं करती थी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो पहला फेज यही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करेंगे, ये बोलेंगे कि मुस्लिम्स को बीफ नहीं खाना चाहिए, और ये बोला करते थे कि हिंदू और मुस्लिम भारत एक इंडिया जो है वो एक ब्यूटीफुल ब्राइड है, उस ब्राइड की दो आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। लेकिन बाद में इनका चेंज हो जाएगा लैंग्वेज कंट्रोवर्सी की वजह से। एंड फिर आगे हम देखेंगे कि वहाँ पर ये बोलेंगे कि साथ में नहीं रह सकते हैं ये दोनों, और सेपरेट ही रहना चाहिए, बेहतर है इनके लिए। तो वहाँ से ऐसा आइडिया आया है कि ये इन्होंने ही शुरू किया था कि अलग अलग नेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी कम्युनिटी को लेकर के। एंड फ्रस्ट्रेशन यही थी कि क्योंकि मुगल पावर डिक्लाइन हो चुकी थी इंडिया में से, और मुस्लिम्स को ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें मुस्लिम्स ही रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए, तो ब्रिटिशर्स डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर देंगे और हिंदूज के प्रति प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो करेंगे, मतलब हिंदूज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे मुस्लिम्स के ऊपर। तो सर सैयद अहमद खान ने ये रियलाइज़ किया कि ब्रिटिशर्स अब नई फोर्स है, एक नई पावर है इंडिया में, और वो दूर की सोचते थे सर सैयद अहमद खान। उसके बेसिस पे बोलेंगे कि उनको पता था कि ब्रिटिशर्स काफ़ी लंबे समय तक अब रहेंगे इंडिया में। तो उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चीज़ पे फोकस किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश का रूल है, क्योंकि काफ़ी लंबे तक समय तक रहेगा, तो इनको अपोज करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इनको रेजिस्ट करेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। इससे बेहतर है कि हम इनके साथ में हाथ मिला लें, और वो पॉसिबल होगा जब एजुकेशन होगी, जब मुस्लिम यूथ एजुकेटेड होगा, मॉडर्नाइजेशन आप करोगे, अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करोगे, तभी हो सकता है ये। तो इसीलिए इन्होंने एक अपना पैम्फलेट भी छापा था जिसका नाम था द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, कि क्या कारण थे। इसमें इन्होंने बताया था कि मुस्लिम्स की वजह से ये जो रिवोल्ट हुआ था, मुस्लिम्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, बल्कि जो ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे वो पॉलिसीज गलत थी, उसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जिसमें मुस्लिम्स ने इनफैक्ट ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनकी लाइफ बचाई है। तो मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। इसको अगर आप उर्दू में इसको बोलोगे तो द कॉजेज फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857 को बोलेंगे असबाबे बगावती, असबाबे बगावती ये नाम है इसका, ठीक है। एंड बाद में इन्होंने एक और आर्टिकल लिखा था, आर्टिकल का नाम था लॉयल मोमेडियंस ऑफ इंडिया। लॉयल मोमेडियंस ऑफ इंडिया में इन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि मुस्लिम्स जो हैं वो लॉयल लॉयल हैं ब्रिटिशर्स के प्रति, और इसीलिए इन्होंने मुस्लिम्स को ये एडवाइस किया कि सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहो, क्योंकि मेन रीज़न यही है कि ऐसा नहीं था कि कांग्रेस जो है वो हिंदू से डोमिनेटेड थी, लेकिन उनको ये लगा क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सीधा ब्रिटिशर्स को कन्फ्रंट करती है, ठीक है, आप मतलब इनसे बहस करती है या कन्फ्रंट करती है, और इनको फील होता था कि ब्रिटिशर्स काफ़ी समय तक रहेंगे, तो कन्फ्रंटेशन में मत जाओ, रादर हाथ मिलाओ इनसे और अपनी कम्युनिटी के लिए फ़ायदा करो। तो काफ़ी हिंदूज ने भी क्रिटिसाइज़ किया इनको, मुस्लिम्स ने तो किया ही था, ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था जो मुस्लिम्स का वो तो कर ही रहे थे, लेकिन हिंदूज भी इनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। वो इनको बोलते थे हिंदूज की जो सर सैयद अहमद खान है ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये ही इज़ नॉट द लीडर ऑफ नेशन, ही इज़ द लीडर ऑफ कम्युनिटी। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे, नेशन के लीडर नहीं थे। जैसे कि बहुत दूसरे जो हमारे मुस्लिम लीडर्स रहेंगे, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी हैं,
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे वो खुद इनको ऐसा बोला करते थे कि ये कम्युनिटी की लीडर है, ही इज नॉट द लीडर ऑफ द नेशन। ऐसा ही सेम चीज अम्बेडकर के बारे में भी बोली जाती है कि अम्बेडकर भी लीडर ऑफ कम्युनिटी थे, लीडर ऑफ नेशन नहीं थे। तो सर सैयद अहमद खान हालांकि काफ़ी सक्सेसफुल रहे इन पॉलिसीज़ के चलते। इनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट मिल गया और आगे जाकर के इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्टार्ट किया, जो कि आगे जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो आज के टाइम पे जो इनका स्टेटस है सर सैयद अहमद खान का मुस्लिम्स का लेकर के, वो बिल्कुल हिंदू में जैसे राजा राम मोहन रॉय का स्टेटस होता है ना हिंदूज में, वैसा ही सर सैयद अहमद खान का स्टेटस है मुस्लिम्स में। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बन गए थे ये, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे लीडर अपनी कम्युनिटी के उभरे हैं उस टाइम के। एंड और कोई ऐसा मुस्लिम लीडर नहीं था जिसने इतनी कंट्रीब्यूशन की हो मुस्लिम्स की अपलिफ्टमेंट में। आज तक भी ऐसा कोई लीडर फर्दर नहीं आया जितनी कंट्रीब्यूशन सर सैयद अहमद खान की, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। और आज के टाइम पे जो रेडिकलाइजेशन इतना हो रहा है मुस्लिम यूथ का, तो उस हिसाब से यही बोला जाता है कि मुस्लिम यूथ को प्रेजेंट टाइम्स में अभी सेम फेज से गुजर रही है। तो आज ज़रूरत है सर सैयद अहमद खान जैसे एक लीडर की, जो कि मुस्लिम्स को गाइड कर सके कि एजुकेशन के थ्रू एम्पावरमेंट कर सकते हो, एंड पॉलिटिसाइजेशन से, पॉलिटिक्स से, रेडिकलाइजेशन से, इन सब से दूर रहो। ठीक है, जो जो टेररिस्ट कैंप्स होते हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं, उनसे दूर रहो। एंड ये चीज़ मतलब ऐसा कोई लीडर होना चाहिए इनको गाइड करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान का जो रिलीजन था, रिलीजन में काफ़ी इनका एक्टिव इंटरेस्ट था। एंड इन्होंने इनफैक्ट एक और यू नो बुक लिखी थी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू राइट, बहुत सारे इन्होंने ऐसे कमेंट्री लिखी है कुरान पे। इनफैक्ट इन सभी कामों में इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो इस्लाम है, इस्लामिक फेथ है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर सकता है साइंटिफिक और पॉलिटिकल आइडियाज़ में। तो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने अपने पैम्फलेट में यही बताया कि इंग्लिशमैन की कितनी जानें बचाई थी। तो इसीलिए आगे जाकर के हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इनको सर का टाइटल दे देगी, इसीलिए सर सैयद अहमद खान इनको बोलते हैं। वैसे इनका नाम है सैयद अहमद खान, लेकिन सर सैयद इनको इसीलिए बोला जाता है, टाइटल इनको मिला। ठीक है, एंड इनका यही कहना था कि मुस्लिम्स जो हैं वो क्रिटिकल फेज से पास हो रहे हैं, तो इनको वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाना होगा। वेस्टर्न एजुकेशन, क्योंकि अगर मॉडर्न टाइम्स में इनको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश लैंग्वेज इनको सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ेगा। और मुस्लिम्स उस टाइम के इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर को हेट करते थे, अपने बच्चों को स्कूल से, कॉलेजेस से दूर रखते थे जो मुस्लिम्स होते थे। तो इसके चलते सर सैयद अहमद खान ने खुद बोला कि आप अनकॉन्शियसली अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो इंटरेस्ट है उसको डैमेज कर रहे हो। ठीक है, अपनी कम्युनिटी का आपका भलाई हो सकती है, लेकिन वो डैमेज कर रहे हो आप। तो आप इग्नोर मत करो इंग्लिश लैंग्वेज को, मॉडर्न एजुकेशन बढ़िया है, फॉलो कीजिए उसको। एंड इसी के कंपेयर करके इन्होंने बताया कि देखो जो हिंदूज हैं इन्होंने मॉडर्न नॉलेज ले ली है, और इसीलिए मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं सिविल सर्वेंट वाली, उनमें डोमिनेट कर रही हैं। तो सैयद अहमद खान वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर जिन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मॉडर्न एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इनकी कम्युनिटी के लिए। क्लियर? बाकी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी काम किया है इन्होंने। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग को मत फॉलो करो, वेस्टर्न एजुकेशन को फॉलो करो। ठीक है, दूसरा यही कि यू नो काफ़ी चीज़ें एम्पावरमेंट को लेकर के इन्होंने बोली। तो नॉलेज, अवेयरनेस होनी चाहिए, अपनी जो आइडेंटिटी है उसके बारे में बोला। तो यू नो सेम चीज़ मतलब हम देखेंगे कि काफ़ी मतलब प्रमोट करेंगे। विमेन को लेकर के इनका क्या सुझाव था, कुछ क्रिटिकल्स अगर एनालिसिस करोगे अगर आप इनका सर सैयद अहमद खान का, तो क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इनका कहना था कि women could not and should not be educated equivalently to men, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि काफ़ी डिबेटेड है, काफ़ी आर्ग्यूमेंट होते थे कि women जो है वो मेंटली इक्वल नहीं होती हैं मैन के, इसीलिए वो उस हिसाब से हायर एजुकेशन को समझ नहीं पाएंगी, इतना यूज़ उसका नहीं कर पाएंगी। एंड ये बिलीव था कि जो वुमेन होती है वो तो घर पे रहनी चाहिए, ठीक है, अपने डोमेस्टिक कोर्स जो घर के काम होते हैं वही करती रहें, फैमिली का ख्याल रखें।
वही इनफ है, वही रोल है। ठीक है, हायर एजुकेशन का जो रोल है, मतलब हायर एजुकेशन प्राप्त करती हैं अगर ये, तो वो सूटेबल नहीं होता वुमेन के लिए। तो लेकिन हम देखेंगे कि मेनी वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बी एजुकेटेड फॉर डोमेस्टिक वर्क बाय देयर मदर्स। तो फॉर दैट उनको एलिमेंट्री स्कूलिंग उस टाइम पे प्रोवाइड की गई, लेकिन उनका ज़्यादा स्किल नहीं था। स्किल बस इतना ही था कि एम्ब्रॉयडरी आनी चाहिए, कुकिंग आनी चाहिए वुमेन को, निटिंग आनी चाहिए, ये सभी चीज़ें रहती थी। तो इनके जो व्यूज़ थे, यू नो, इसको लेकर के, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो सर सैयद अहमद खान वॉज द फर्स्ट मैन जिन्होंने रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की मुस्लिम्स के लिए, एंड स्पेशली मुस्लिम वुमेन के लिए। क्योंकि इनकी मूवमेंट जो थी अलीगढ़ मूवमेंट, इन्होंने ये चीज़ बोली मुस्लिम स्पेशली वुमेन के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब रिफॉर्म्स की बात की इन्होंने। ठीक है, कि इनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल थॉट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, इससे ज़्यादा और डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल टेक अ ब्रेक नाउ। आई एम ट्राइंग टू फिनिश सर सैयद अहमद खान और अरबिंदो घोष। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश होगा आज। क्लियर? अभी तक जितना समझाया समझ में आया? मैं लगातार बोल रही हूँ आज, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ये चौथा लेक्चर है। मैं चाहती हूँ कि कवर हो, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा क्या चल रहा है कि जो भी टॉपिक हम कवर करते हैं काफ़ी टाइम ले रहा है। एक्चुअली इन सभी टॉपिक्स के लिए 2-2 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए। जिस टाइम डिसाइड किया था कि ये बनाया जाएगा, तो मुझे लगा था कि इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आप लोग को हिंदी क्लास वैसे भी ना, क्योंकि हिंदी में हर चीज़ पूछनी पड़ती है, बतानी पड़ती है एक एक चीज़, तो इस वजह से भी ज़्यादा टाइम लगता है। अदरवाइज इंग्लिश इंग्लिश में क्या होता है, आई जस्ट, मतलब ये हो रहता है कि बताती हूँ डायरेक्टली, उसमें एज इट इज समझ में आ ही जाता है। ठीक है, सो विल टेक सम ब्रेक, फ्यू मिनट्स ब्रेक, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा, आई एम नोटिफाइंग यू इन एडवांस, कल मुझे ना कुछ बहुत ज़रूरी काम है, तो कल मैं दोपहर को क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो कल की क्लास शाम को रहेगी। ठीक है, 8:30 बजे में भी, या फिर 8 बजे, उस हिसाब से मैं रखूँगी। 8 बजे ठीक है फिर। कल कल की बात है, बाकी 2 ही बजे रहेगा आपका सब। ठीक है, बाकी मैं 2 ही बजे रखूँगी, लेकिन कल मुझे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव टू गो टू द कोर्ट, तो दिन में ही हो पाएगा, मॉर्निंग में भी नहीं पॉसिबल। पहले तो मैं आपकी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ फॉर दिस। अच्छा, अबाउट दिस ना, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर उमंग प्रणजल, प्लीज परचेज ओपी गौबा की जो हिंदी की बुक है, वहां से आप कवर कर लो, काफी अच्छा है उसमें। पीडीएफ अपलोड करने दीजिए, काफी टाइम से इसकी पीडीएफ नहीं दी है मैंने। अब तो अरबिंदो घोष मैंने दे तो दिए। अच्छा, आई हैव गिवन दैट, एडिशनल रहती है ना, एडिशनल बाद में दूंगी। लेट मी सी इफ आई हैव इट राइट।
नहीं, अलग से ही है, बाद में दूँगी। हाँ, इंडियन वाली अलग से पीडीएफ आती है उसकी, बुक आती है, ओपी गौतम, एग्ज़ैक्टली, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। अब शुरू करते हैं औरोबिंदो घोष। जो औरोबिंदो घोष हैं, औरोबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट हैं। पहले इनके क्रांतिकारी विचार थे, ठीक है? तो इन्होंने डायरेक्ट एक्शन लेने की बात की, क्योंकि इनसे पहले थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है? ये सब थे। तो ये लोग वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पाई हुई थी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि दे हैड अ फेथ, इनका फेथ काफ़ी था, मतलब इनका ये विश्वास था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के लिए सही हैं, मतलब अगर ये इंडिया पे रूल करेंगे तो इससे इंडिया का काफ़ी भला होगा, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऐसा मानना था इनका कि एक तरीके की ब्लेसिंग है ये कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनका मानना था, जैसे एमजी रानाडे हैं, ये सभी जो थे, इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स की वजह से ही रूल ऑफ लॉ आया है, ठीक है? रूल ऑफ लॉ आया, और रूल ऑफ लॉ से ही मतलब एक यूनिटी क्रिएट हुई, अदरवाइज अलग अलग रिलीजन्स हुआ करते थे। तो खैर ये तो मॉडरेट्स के बारे में है, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पता ही होगा। तो श्री अरबिंदो एक्सट्रीमिस्ट फेज से बिलोंग करते हैं, और मॉडरेट्स को काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। मॉडरेट्स के जो मेथड थे वो थे ट्रिपल पी, प्रेयर, पिटिशन एंड परसुएशन, ठीक है? ट्रिपल पी फॉलो करते थे, मतलब विनती करते थे ब्रिटिशर्स से, ठीक है? पिटिशन फाइल करते थे, उसके थ्रू बोलते थे कि चेंजेस लेकर के आओ। ये बहुत बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स को बस पता नहीं है, मॉडरेट्स का मानना था कि बस ब्रिटिशर्स को पता नहीं है कि इनकी पॉलिसी से लोगों को थोड़ा नुकसान हो रहा है, अगर इनको पता चल जाएगा कि आप ऐसी पॉलिसी की वजह से इंडिया में नुकसान हो रहा है तो ये सही पॉलिसीज लेकर के आएंगे, ये मानना था मॉडरेट्स का। तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, अगले 20 सालों तक 1905 तक मॉडरेट्स डोमिनेंट रहेंगे, लेकिन आगे जाकर के हम देखेंगे 1907 में सूरत स्प्लिट के चलते एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है? एक स्प्लिट हो जाएगा, बाइफर्केशन होगा, जिसके चलते एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगा, जो ये बोलते थे कि डायरेक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, वहां हिट करो ब्रिटिशर्स को। अब देखो, ये तो एक्शन नहीं ले रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ये तो लेजिस्लेचर का पार्ट बन के ये लोग चाहते थे कि इनको मतलब ब्रिटिशर्स को बताया जाए कि क्या क्या गलत हो रहा है। तो ब्रिटिशर्स, क्योंकि जस्टिस लविंग पीपल हैं, इनको जस्टिस काफ़ी मतलब जस्टिस के बारे में डोमिनेंट रहते हैं, ये जस्टिस को लेकर के काफ़ी आइडियाज़, हर जगह जस्टिस की बात करते हैं, तो इंडिया में भी जस्टिस लेकर के ये आएंगे, इनको बता दिया जाए तो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि ऐसा नहीं है, और औरबिंदो घोष इंडियन नेशनलिज्म की बात करेंगे। जैसे कि एक ब्रिटिशर्स, पता है, जब इंडिया को बताया करते थे कि इंडिया क्या है, तो इनका कहना था ब्रिटिशर्स का कि इंडिया इज अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, मतलब इंडिया में कोई, इंडिया एक नेशन नहीं है, एक नेशन की स्पिरिट होती है। इंडिया में लोग क्योंकि यूनाइटेड नहीं थे, इसीलिए इंडिया इज नॉट अ नेशन, ठीक है? इनका मानना था कि इंडिया सिर्फ एक जोग्राफिकली एक जगह का नाम है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई है। आपस में लोग यूनाइटेड नहीं है, इंडिया में कोई ऐसी यूनिटी नहीं है, नेशन जैसी कोई बात नहीं है कि वो सभी एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, जैसे आज के टाइम पे इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, उस टाइम पे ऐसा बोला जाता था। और मॉडरेट्स भी यही मानते थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कहना था कि यस, इंडिया इज नॉट अ नेशन,
लेकिन he said India is a nation in making, आगे जाकर के इंडिया एक नेशन बन जाएगा। लेकिन औरबिंदो का कहना था कि ऐसा नहीं है, इंडिया इज अ नेशन ओनली। इंडिया की स्पिरिट है जो, वो स्पिरिट अभी डॉर्मेंट है, इंडिया की एक्टिव नहीं है। स्पिरिट डॉर्मेंट है लेकिन इंडिया नेशन है। ठीक है, तो औरबिंदो ने जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, औरबिंदो ने एक ग्राउंड तैयार किया गांधी के लिए। जो चीज औरबिंदो ने स्टार्ट की वो आगे गांधी ने उठा, उस पर काम किया और फिर गांधी ने सक्सेस पाया फर्दर। जब 1947 में हम देखेंगे कि देश आजाद हो, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमसे पूछा जाता है पेपर में औरबिंदो घोष के बारे में, वो है इनकी थ्योरी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कि ये मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, और दूसरा ये बोलते थे डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, देखो एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट एक्शन। ठीक है, तो ये बोलते थे डायरेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव रेजिस्टेंस और एक होता है पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव मतलब जिसमें आप डायरेक्टली बस हथियार लेकर के लड़ने लग जाओ उनसे। तो ये बोलते थे कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पैसिव रेजिस्टेंस फॉलो करो। डायरेक्ट में पैसिव मतलब वहां पर आप नुकसान करो उनको, वहां पर चोट पहुंचाओ जिसकी मतलब मदद से, जिसके लिए वो इंडिया को इतना ज्यादा प्रताड़ित कर रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो ही अंडरस्टूड द रियलिटी। रियलिटी क्या थी? देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, इंडिया से पैसा लेकर के जाया जाता था, ब्रिटेन में सब लेके जाया जाता था। यहाँ से रॉ मटेरियल्स चीप उसमें लेके जाते थे, फिनिश्ड गुड्स बना करके मैन्युफैक्चर करके फिर वापस इंडिया में बेचे जाते थे। ठीक है, महंगे प्राइस पे, तो उससे उनको फायदा होता था। और जितना भी पैसा यहाँ से कलेक्ट किया जाता था रेवेन्यू में, वो सभी पैसे से ही सैलरीज दी जाती थी सभी ऑफिशियल्स की, और गिफ्ट दिए जाते थे, और ये सारा पैसा पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्रू जा रहा था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन डेवलप हो रहा था अच्छे से इसकी वजह से। तो इन्होंने बोला कि इस पे हमको करना है, पैसिव रेजिस्टेंस करना है, हमें वहां चोट पहुंचानी है इनको जहां पर इनको सबसे ज्यादा नुकसान हो। जैसे कि ये लोग क्या कर रहे थे, बाहर से जो गुड्स बनाते थे, जो भी सामान बनाते थे, वो ला करके इंडिया में बेच रहे थे। अब मान लो इंडिया से कॉटन खरीदी रॉ मटेरियल के फॉर्म में, लेकर गए ब्रिटेन में, वहां पे शर्ट बना दी, उसके कपड़े बना दिए अच्छे अच्छे। ठीक है, मशीन्स की हेल्प से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आ ही चुका था, तो इतने चीप कपड़े और इंडिया में ला करके फिर उसको बेचा जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गए फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हमको सबसे पहले जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करना होगा और स्वदेशी अपनाना होगा, ये बोला इन्होंने। ठीक है, आ रहा है समझ? ये सभी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आई एम श्योर कि आपको इसमें कोई डिफिकल्टी खैर नहीं होगी इसमें। औरबिंदो घोष इसीलिए बोलते हैं कि स्वदेशी को प्रमोट करते थे, और साथ में औरबिंदो घोष स्वदेशी के अलावा इस चीज को भी प्रमोट करते थे कि अपने जो देश के नेशनल कॉलेजेस हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, स्कूल्स बनाई हैं, जहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ये बोलते थे कि उसको फॉलो मत करो, इंडियन एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन होती है, मतलब अपने ही ट्रेडिशन की, उसको फॉलो करो। ठीक है, तो जब ये मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, तो औरबिंदो घोष का कहना था कि जो मॉडरेट्स हैं इनको नए लैंप्स की जरूरत है। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, दिस इज द नेम ऑफ द आर्टिकल। अपना इनका एक न्यूज़पेपर था इंदु प्रकाश, उसमें इन्होंने ये आर्टिकल छापा था न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया था कि जो मॉडरेट्स हैं इनको लगता है कि फॉरेन रूल ब्लेसिंग है, ये गलत है, क्योंकि फॉरेन रूल एक नेशन की जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देता है। जैसे इंडिया में जो ग्रोथ थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी इंडिया में। फॉरेन रूल बहुत ही खराब होता है, ऐसा इन्होंने अपने आर्टिकल में बताया, और इसीलिए इन्होंने बोला कि इनको नए लालटेन, लैंप होता है लालटेन, लालटेन की जरूरत है, क्योंकि ये लोग बूढ़े हो चुके हैं, इनको दिखाई नहीं देता है
कि क्या कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, तो इनको नई लालटेन की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये सच्चाई देख पाए ब्रिटिशर्स की। तो इसीलिए अरबिंदो घोष ने, ये पहले इंसान थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की। आज से पहले जितने भी थे, किसी ने भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की थी। सभी चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस मिल जाए इंडिया को, जैसे कनाडा को मिला हुआ था, न्यूजीलैंड को, ऑस्ट्रेलिया को। ऐसे ही चाहते थे कि इंडिया को भी डोमिनियन स्टेटस मिल जाए। डोमिनियन स्टेटस मतलब उन्हीं के अंडर में ये पूरा एज अ डोमिनियन इंडिया पूरा ग्रोथ होगी इंडिया की। तो औरबिंदो का कहना था कि ऐसा नहीं है, डोमिनियन स्टेटस में पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कि इनको अपनी कंट्री से भगाना है हमको, ठीक है। औरबिंदो का कहना था कि देखो, हर एक नेशन की एक स्पिरिट होती है, हर एक नेशन का अपना मिशन होता है। जैसे कि ब्रिटेन का अपना मिशन था यूटिलिटेरियनिज्म का। यूटिलिटेरियनिज्म के मिशन में, क्योंकि देखो बेंथम की जो फिलॉसफी थी, यूटिलिटेरियनिज्म के फिलॉसफी, उसमें बेंथम ने बात की थी कि जो प्रॉफिट और लॉस की बात की थी, कि पेन एंड प्लेजर आर द टू सॉवरेन मास्टर, और पेन और प्लेजर के बेसिस पे ही आपको एक्शंस लेने चाहिए। ये बात बोली थी बेंथम ने, हम देखते हैं। तो उसी में हमको देखने को मिलेगा दिस वेरी सेम थिंग, कि जो बेंथम रहेंगे हमारे, उनका अपना मिशन रहेगा ये बताना कि लोगों को प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म के हिसाब से, कि अपना सोचो दूसरे का मत सोचो, ये मिशन उनका था बताना, ठीक है। इंडिया का अपना एक मिशन है, इंडिया का भी अपना एक स्पिरिचुअल मिशन है, और इंडिया का जो मिशन है वो है कॉस्मोपॉलिटन मिशन, कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के आना है। तो इंडिया में कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट रहेगी। अंडरस्टूड? न्यू लैम्प फॉर ओल्ड अंश, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ओल्ड का मतलब कि ये जो मॉडरेट्स हैं ये बूढ़े हो चुके हैं, इनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इनके लिए लैंप्स होने चाहिए नए, जिसके थ्रू इनको सच्चाई दिखे और इनको पता चले कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे भलाई के लिए नहीं है। ब्रिटिश रूल या जो फॉरेन रूल होता है वो खराब होता है, ऐसे बताने की कोशिश की गई, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने यही बोला था, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी इंडियन नेशनलिज्म की। उसमें बोला कि इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया का अपना एक डिवाइन मिशन है, भगवान ने इंडिया को एक मिशन दे रखा है। और मिशन क्या है इंडिया का, कि कॉस्मोपॉलिटन यूनियन एस्टैब्लिश करनी है इंडिया को। मतलब सभी जो आपस में देशों के बीच में ऐसे बाउंड्रीज आ गई हैं, आपस में लोग मिलकर के नहीं रहते हैं, इंडिया का मिशन है कि उसमें कॉस्मोपॉलिटन मतलब एक आइडिया लेकर के आए कि सारे मिलकर के साथ में रहें। और आज के टाइम पे जो औरबिंदो को आइडियाज थे वो काफी प्रेवलेंट है, क्योंकि इन्होंने सही बोला था। आज के टाइम पे देखो कितने ग्लोबल चैलेंजेस आ गए हैं। टेररिज्म, आईसिस आ गया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक कंट्री अकेला मिलकर के हरा नहीं सकता है। क्लाइमेट चेंज देखो आप, क्लाइमेट चेंज भी ऐसे हराया नहीं जा सकता है। एक कंट्री अगर कोई स्टेप उठाएगा तो क्या उससे क्लाइमेट चेंज पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं। जब तक सभी मिलकर के साथ में आकर के काम नहीं करेंगे, कॉस्मोपॉलिटन यूनियन नहीं बनाएंगे, तब तक धरती को नहीं बचाया जा सकता। आज यही देख रहे हैं हम आज के टाइम पे। तो वही सेम चीज बोली कि हर एक का अपना एक मिशन होता है, हर एक नेशन का। इंडिया का भी अपना एक मिशन है, और इंडिया का मिशन है कॉस्मोपॉलिटन। इंडिया को भगवान ने डिवाइन मिशन ये दे रखा है कि कॉस्मोपॉलिटन यूनियन बनानी है, ताकि सब साथ में मिलकर के आके ऐसे चैलेंजेस को पार उतारे, मतलब उससे पार जाएं, उसको सॉल्व करें, जो कि एक के बस में नहीं है। तो उसी हिसाब से इसीलिए इन्होंने, अरबिंदो घोष ने, जब इनका ट्रांजिशन हुआ स्पिरिचुअलिज्म में, तो हम देखेंगे कि ये खुद बोलेंगे कि इंडिया की एक स्पिरिट होती है, इंडिया की स्पिरिट डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब अभी इस टाइम पे एक्टिव नहीं है इंडिया की, लेकिन इंडिया की स्पिरिट जरूर है, ठीक है। और इंडिया इज अ नेशन ओनली, उसकी स्पिरिट बस डॉर्मेंट है, उसको अवेकन करने की जरूरत है। और ब्रिटिश रूल अब आ चुका है। ब्रिटिश रूल ने जो इंडिया के जो भी सिस्टम थे उसमें जितना भी तमस था, तमस मतलब जितने भी डार्क एलिमेंट्स थे, जैसे कास्ट सिस्टम था, ये सब चीजें थी, जो भी गलत गलत चीजें थी, वो सब हटाई हैं। अब इंडिया को इंडिपेंडेंट होने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि भगवान ने इंडिया को ये मिशन दिया है कि इंडिया को सभी देशों को साथ में लेके आना है, उसके लिए इंडिया को जीतना ही होगा और भगवान का साथ है इस चीज में, तो भगवान ही चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए सभी नेशंस को, बाकी जो कंट्रीज हैं, सभी को इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया की इंडिपेंडेंस में सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है। और अगर आप सपोर्ट करोगे तो आगे जाकर के फायदा ही होगा, क्योंकि इंडिया का जो मिशन है अगर इंडिया ने फुलफिल किया तो ऐसे चैलेंजेस, जो चैलेंजेस एक कंट्री के बस में नहीं है, वो चैलेंजेस कॉस्मोपॉलिटन यूनियन की वजह से हम लोग उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये कहना था औरबिंदो घोष का। तो काम में हमने क्या देखा, औरबिंदो घोष ने किन किन बारे में बात की। औरबिंदो घोष का कहना था सबसे पहले मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते थे, और इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म दी, जिनमें इन्होंने खुद बोला कि पैसिव रेजिस्टेंस चाहिए हमको, पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वहां पर आप स्ट्राइक करो जहां पर जो जड़ें हैं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की, ब्रिटिश की जड़ क्या है, ब्रिटिशर कॉलोनियलिज्म की, ये चाहते हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल इनके पास में जाता रहे और जो भी गुड्स ये बनाते हैं वो इंडिया में ये बेचते रहे। तो उसी को स्ट्राइक करने के लिए इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करो, इनको बॉयकॉट करो, स्वदेशी फॉलो करो, अपने खुद के नेशनल एजुकेशन फॉलो करो, नेशनल स्कूल्स, नेशनल कॉलेजेस खोलो, इंडियन वे ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वेस्टर्न वे में नहीं जाना है। दूसरा यही कि खादी को प्रमोट करने लगे, फिर स्वदेशी प्रमोट करने लगे, खादी प्रमोट करने लगे। तो जो 1905 में बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट आई थी, वो औरबिंदो घोष की वजह से ही आई थी, उनकी मेन इंस्पिरेशन यही थी। इन्होंने ही बोला था कि ब्रिटिश जो पोर्ट्स है उनको बॉयकॉट करो, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने कन्विंस किया इंडिया को कि ये ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के बिना भी जी सकते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स की हमको ज़रूरत नहीं है, इनके रूल ऑफ लॉ और ये जो चीज़ें लेके आए हैं हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की। और नेशनलिज्म पे क्या बोला इन्होंने, काफ़ी लोगों से इंस्पायर्ड थे ये, विवेकानंद से, बंकिम चंद्र चटर्जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और उसके बेसिस पे बोलेंगे कि इंडिया जो है एक नेशन है, और इसीलिए ये बोलते हैं, इनका कहना है कि जैसे दूसरे थे ना, एक और स्कॉलर है, ठीक है, जर्मन स्कॉलर्स हैं कुछ, उन उन स्कॉलर्स को ये फॉलो करते थे। जैसे इसी में आ जाएंगे जर्मन स्कॉलर्स में, अगर आपको कुछ नाम लेने हो तो यू कैन टेक द नेम ऑफ हेगल। हेगल नीचे नीचे हमने उसमें पढ़ा था पावर में, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इनको सपोर्ट, मतलब इनके आइडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और जो जर्मन स्कॉलर्स के कॉन्सेप्ट थे ये अप्लाई करेंगे नेशन के, उनका जो आइडिया था उसी को अप्लाई करके ये बोलेंगे कि नेशन नेचुरल है, नेशन हैज अ स्पिरिट, और इंडिया की जो स्पिरिट है वो डॉर्मेंट हो सकती है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि स्पिरिट है इंडिया की। तो इसीलिए जो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, जो ये बूढ़े हो गए हैं मॉडरेट्स, ये जो ओल्ड मैन है इनको नए लैंप्स देने की ज़रूरत है, ताकि ये देखें कि इंडिया की स्पिरिट है, इंडिया इज़ अ नेशन, उसको समझे। तो नेशनलिज्म को समझने के लिए इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमको हिस्टोरिकल प्रोसेसेस देखने पड़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से प्रोसेसेस हुए हैं। दैट्स हाउ ही विल गिव द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। तो इन्होंने वार्न किया मॉडरेट्स को कि सबसे पहले तो ये जो आप ब्रिटिशर्स को इतना प्रेस करते रहते हो कि आप जस्टिस लविंग पीपल हो, आपकी वजह से इंडिया में बहुत फ़ायदा हुआ, ये सब चीज़ें, ये सब रोकना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इनको प्रेस करते रहेंगे तो इससे हमारे जो भी यूथ है, जो भी फाइट कर रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, उनका मोरल डाउन होता है। वो चाहते हैं कि उनको और बूस्ट मिले। अगर अगर आप बार बार इन्हीं को प्रेस करते रहोगे ब्रिटिशर्स को, तो वो लोग फाइट ही नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंस के लिए। तो इसी इन्हीं इन्हीं कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होकर के ये बोलेंगे कि जैसे हर एक नेशन की स्पिरिट होती है, इंडिया की भी एक स्पिरिट है, और यूनिवर्सल स्पिरिट इंडिया की ये है कि इंडिया को सभी को साथ में लेके आना है। तो जो वासुदेव कुटुंबकम की जो वैल्यू है, विवेकानंद ने इसके बारे में बात की थी, जब विवेकानंद ने अमेरिका में यू नो अमेरिकन को बोला था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वहां पर यही था कि हम सभी एक हैं, यूनाइटेड हमें रहना होगा। तो ह्यूमैनिटी के बारे में बात करते हैं ये,
ह्यूमन यूनिटी के बारे में इन्होंने फोकस किया कि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि हम पाकिस्तानी हैं या हम इंडियंस हैं या हम यू नो अमेरिकन हैं या इजरायली हैं। ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए। सभी लोग जो पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, दे आर ऑल योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो औरबिंदो ने कभी ये नहीं माना कि इंडिया का जो आइडिया है नेशन का वो कॉस्मोपॉलिटन नहीं है। इन्होंने हमेशा बोला कि कॉस्मोपॉलिटन ही है। और हर एक नेशन का जो एम होता है वो यही होता है कि जो उसको मिशन दिया गया है उसको फुलफिल करे, अपनी पोटेंशियलिटी जितनी आपके अंदर पोटेंशियल है उसको रियलाइज करें, दूसरों को भी सिखाए। तो वैसे ही अगर हम दूसरों को फॉलो करेंगे, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे, हम ब्रिटिशर्स को ही अगर फॉलो करना शुरू कर देंगे, ब्रिटिशर्स ने रूल ऑफ लॉ और ये सब चलाया, अगर हम उनको इमिटेट करने लग जाएंगे, उन्हीं को कॉपी करने लग जाएंगे, तो इसका मतलब वो जो एक यूनिवर्सल स्पिरिट ने, भगवान ने जो हमारे लिए एक स्पेसिफिक पर्पस से हमारे नेशन को बनाया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझनी है कि हर एक नेशन का अपना खुद का लॉ होता है, अपना खुद का कल्चर होता है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के आप भी वही चीज़ करो। आपके कल्चर में कुछ अच्छी बातें हैं तो आपको वो भी फॉलो करनी चाहिए। हर किसी की एक नेचुरल पोटेंशियलिटी होती है, नेचुरल ड्यूटी होती है कुछ, वही चीज़ आपको करनी है। अदरवाइज़ क्या होगा? देखो, अगर आप अपना खुद का धर्म फॉलो नहीं करते हो, हिंदू ट्रेडिशन में भी यही बोला गया है, आपको जो धर्म दिया जाता है, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। जब जो चीज़ भगवान ने आपको जो धर्म फॉलो करने के लिए बोला है, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो और दूसरों का धर्म फॉलो कर रहे हो, तो यानी आप सक्सेसफुली सुसाइड कमिट कर रहे हो और फिर आप नरक में जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोलेंगे। तो अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले तो एज अ पॉलिटिशियन ये एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे बोल रहे थे, ठीक है, एंड फिर आगे देखेंगे हम, आगे ये एज अ स्पिरिचुअल लीडर बोलेंगे इंडिया को, एज अ स्पिरिचुअली ये यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि यूथ को क्या करना चाहिए। इसीलिए इन्होंने बोला कि इंडिया की स्पिरिचुअल है, यूनिवर्सल स्पिरिट है इंडिया की। डायमेंशन जो इंडिया को दी गई है वो है स्पिरिचुअलिटी की, कि सभी को साथ में लेकर के आना है। और आगे जाकर के यही, क्योंकि विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, सनातन धर्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। सनातन धर्म में भी तो यही बोला जाता है कि हम सभी एक ही भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, नहीं, एक ही गॉड है और सभी उसी के बच्चे हैं, ये माना गया है इसमें। तो इन सभी के कामों से इन्फ्लुएंस होकर के अरबिंदो ने यही बोला कि इंडिया का सिर्फ एक एक मैसेज इंडिया को डिलीवर करना है और वो भगवान की विल है। तो इसीलिए मैसेज क्या है कि सबको साथ में मिलकर के काम करना होगा, सभी के फ्रीडम के लिए। ये आइडिया हमको इनके काम में देखने को मिलता है। क्लियर? और योगा के थ्रू हम ये सब कर सकते हैं। तो अरविंदो घोष ह्यूमन यूनिटी के बारे में बात करते हैं कि सभी को साथ में आना होगा, तो ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बाकी की जो भी चीज़ें हैं आप अपनी पीडीएफ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा गया है, यू कैन डू दैट। बाकी दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्ट टेल यू अबाउट अरविंदो घोष का जो बेसिक आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आगे अब 3 टॉपिक रह गए हैं, गांधी, अंबेडकर एंड एम एन रॉय, ये आगे कवर करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। बाकी पीडीएफ आपके अरविंदो घोष तक मैंने दे दी है, तो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द पीडीएफ नाउ। सारा पढ़ लीजिए, कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। बाय।